के राय साहब, आपसे इसलिए इस बात की अपेक्षा करते हैं, आप इलाहाबाद में हैं, आप इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन को आपने ठीक से समझा। नेहरू के का घर था इलाहाबाद, नेहरू के उसी घर में तमाम नेता निकले उस इलाहाबाद से। इस देश की स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दी थी इलाहाबाद में ने। मैं सबसे पहले कि जो नेहरू का कभी कभी लोग मतलब नेहरू का कंपैरिजन करते हैं, मोदी जी उस तरह की उस राह पे चलने की कोशिश करते हैं, और भाजपा के बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई नेहरू ने क्या किया। मैं के राय साहब का परिचय दे दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और बड़े अधिवक्ता, और हम हमारे जैसे लोग जो जिनके पास फीस नहीं होती है, उनके बिना फीस के वकील। हालांकि ये एड्रेस बताना बहुत ठीक नहीं है सार्वजनिक मंच पे, क्योंकि बिना फीस वाले बहुत से लोग हो जाएंगे, लेकिन राय साहब ये मैंने धृष्टता बिना पूछे आपसे कर दी है। राय साहब प्लीज। ये बहुत कुछ मैंने आपके अग्रज माननीय हर्षवर्धन जी से सीखा है, जिसमें कुछ के आप को भी बचा के रखना। देखिए, नेहरू की खूबियों और खामियों पे पूरे देश में चर्चा हुई है, और किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर नेहरू ने वो विरासत कौन सी पाई, क्योंकि नेहरू कांग्रेस की पार्टी में थे, उनके पहले मोतीलाल नेहरू जी थे, और कांग्रेस की पार्टी जब स्थापित हुई तो उसको 3 काम के लिए वो पार्टी बनाई गई, जो इतिहासकार बताते हैं कि अपील और दलील और वकील, ये 3 नामों के लिए वो पार्टी जानी जाती थी कि हमको वायसराय की है और अफसरों के यहाँ अपनी जनता की अर्जी पहुंचानी है। ये पहली बार गांधी जी ने इस चीज को तोड़ा जिसको नेहरू जी ने महसूस किया, और फ्रीडम मूवमेंट के वो सारे वैल्यूज को जब देखा, जब नेहरू जी ब्रिटेन से आए और आनंद भवन से पहले वो तीली वाली गाड़ी से वो गए प्रतापगढ़, बाबा रामचंद्र जब उनको ले गए, और नेहरू जी ने वहां की गरीबी देखी, वहां की सड़कें देखी, वहां के धूल दर्शित गांव देखे, वहां का शोषित समाज देखा, तो उनको लगा कि हमको एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना है जिसको गांधी जी कह रहे थे कि इसमें सारे समूहों और सारे विचारों को हम समा के चल सके। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, एक तनहा पार्टी थी दुनिया में, जिसमें कि समाजवादी भी थे, जिसमें वामपंथ की धारा थी, जिसमें दक्षिण पंथ की धारा थी, जिसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थे, और उन सबका नेतृत्व गांधी जी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और इसीलिए टेटे अहमद ने एक बड़ी अच्छी किताब इलाहाबाद के बारे में लिखी है, और खास तौर पे आनंद भवन के बारे में, कि नेहरू जी संगठन निर्माण में कितना रुचि लेते थे, कि उस समय लोहिया जी, जेबी कृपलानी से लेकर और फिराक गोरखपुरी तक सबके कमरे आवंटित थे, सबके विभाग आवंटित थे, कोई विदेश विभाग देख रहा था, कोई, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में स्टडी सर्किट चलाए, शीतल भाई जानते हैं, हम लोग सारे संगठनों ने चलाया, मुझे आश्चर्य हुआ कि नेहरू जी के एक कमरे में सप्ताह में आनंद भवन में स्टडी सर्किट चला करती थी, जिसमें इलाहाबाद के पढ़े लिखे लोग, अध्यापक, वकील, बुद्धिजीवी, व्यापारी, नागरिक लोग आकर विभिन्न विषयों पर ये हर हफ्ते चर्चा करते थे। तो नेहरू जी इस तरह के चौतरफा चल रहे विचारधाराओं के जो संघर्ष थे, और जिससे चीजें निकल रही, तो उसको आत्मसात किए हुए थे। और नेहरू जी में एक खूबी भी थी कि नेहरू जी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, नेहरू जी बर्लिन में नहीं पढ़े थे जाकर लोहिया जी की तरह। और फैबियन सोशलिज्म जो था, नेहरू जो इंग्लैंड में था, फैबियन सोशलिज्म उस तरह का डॉगमेटिक सोशलिज्म नहीं था, वो नेशनलिज्म को लेकर, वो पैट्रियाटिज्म को लेकर, वो पूंजीवाद के खिलाफ संपत्ति के विकेंद्रीकरण को लेकर सबको समाहित करके चल रहा था। तो फैबियन सोशलिस्ट के रूप में भी नेहरू जी को एक बहुत व्यापक चीजें मिली थी, जो बाद में रशियन जो क्रांति हुई, नेहरू जी ने उसको बहुत करीब से महसूस किया। और आनंद भवन में जब कांग्रेस का जो जेडे अहमद लिखते हैं जिसको, कि नेहरू जी इस बात को सोच रहे थे, इलाहाबाद शहर ही चूंकि बहुत रिच ट्रेडिशन था, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन था, हाई कोर्ट और यूनिवर्सिटी के चलते, तो वो सारी विभूतियों को साथ लेकर चलते थे। वही बाद में दिखा, जब आजादी के बाद जो इंटरिम कैबिनेट बना, इंटरिम कैबिनेट में उन्होंने अपने धुर विरोधियों को
जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार बनाए थे, उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। राजकुमारी अमृत कौर, सरदार बलदेव सिंह जो पंजाब में थे और जो कांग्रेस की नीतियों से बहुत सहमत नहीं थे, उनको उन्होंने कैबिनेट में लिया। इवन अंबेडकर साहब फ्रीडम मूवमेंट में उस तरह शामिल नहीं थे, और अंबेडकर साहब बहुत सारी चीजों पर नेहरू और उनके राय अलग थे, लेकिन और गांधी जी ने उनके कहने पर उन्होंने उनको अपने कैबिनेट में रखा। इस तरह की बातें जो है, ये भारत की राजनीति की, भारत की अपनी परंपरा की खूबसूरती में है। अभी अटल जी का एक मैं सुन रहा था, अटल जी ने कहा कि मैंने संसद में एक बार बहुत तमतमा के कहा, नेहरू जी की तरफ उंगली उठाकर कहा कि आपके अंदर एक चर्चिल भी है और एक और किसी का नाम लिया था उन्होंने, कि आपके अंदर दोनों मुझे दिखाई पड़ता है। और मैं बहुत गुस्से में बोला था, और शाम को नेहरू जी मुझे मिले किसी बैंक्वेट में, और वो मेरी तरफ आए और उन्होंने कहा भाई आज तुम बहुत जोरदार बोले। तो इस तरह से जो अपनी आलोचना को प्रश्रय दे, इस तरह से कौन नहीं जानता इस पर कि नेहरू जी ने कितना प्रयास किया आजादी के बाद, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस में बन चुकी थी पहले से ही, कि आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी और लोहिया जी, कांग्रेस की जो सरकार है, जो मिली जुली सरकार के नेचर की है, उसमें देश के निर्माण में मदद करें। उस समय पंचवर्षीय योजनाओं की नींव पड़ रही थी 1952 में। उस समय संविधान के जरिए अदालतों का निर्माण हो रहा था, उसमें विकास के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस समय भारत जो है रूस के बहुत सारे आदर्शों को मान के पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा क्रिएट कर रहा था। एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री का एक जाल बिछाया जा रहा था। तो उनको लगा था कि जेबी कृपलानी और नेहरू और लोहिया और ये आचार्य नरेंद्र देव जैसे तेज तर्रार लोग जो कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट थे, अगर वो हमारी सरकार के कैबिनेट में होंगे तो हम अपने उस राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से कामयाब होंगे। तो ये नेहरू की खूबी, ये फ्रीडम मूवमेंट की देन थी। वो कांग्रेस पार्टी जो अपील, दलील और वकील की पार्टी थी, उस पार्टी के सारे धाराओं को और सारे विचारधाराओं को समाहित करने वाली पार्टी थी, और वो सारा कुछ जो है पंडित नेहरू के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द निर्मित हो रहा था। राय साहब, मैं जरा आपसे, क्योंकि ये जरा शास्त्री जी वाली बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं। एक तो जो आप नाम भूल रहे थे राय साहब, वो चर्चिल के साथ चैम्बरलेन का नाम होता था, क्योंकि चैम्बरलेन को हटा के ही वो नेशनल गवर्नमेंट बनी थी। तो चैम्बरलेन और उनको, और दोनों बिल्कुल अलग अलग पर्सनैलिटी थे। उसी तरह से जो, क्योंकि आनंद भवन की बात है, आनंद भवन में पीटी टंडन भी रहते थे, उनका कमरा भी था और फिरोज गांधी का भी था, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पे खड़े हुए लोग थे। दूसरा, बरसाती लाल वर्मा साहब, आपको मैं फिर भी आग्रह करूंगा, आपके पिताजी ठीक से नहीं सुन पाते हैं तो आप उनके कान हैं, आप सुनाइएगा। और अगर हम लोगों को इस चैनल पे कोई बहुत तड़क भड़क वाला चाहिए, तो वो तड़क भड़क वाला कुछ लोग हैं इस देश में जिनको हम लोग सुनेंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि आपके पिताजी आए और आशीर्वाद दे दें, क्योंकि शायद उन लोगों के आशीर्वाद से ही ये चैनल चल रहा है। मैं एक चीज राय साहब आपसे समझना चाहूंगा, जो बात अजीत झा साहब ने कही, और बहुत से देश के बहुत से लोगों को इसका बहुत ज्ञान नहीं है। शास्त्री जी स्टेट में थे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में थे, और यहां से नेहरू ने उनको पिक किया कि नहीं तुम्हें चलना है सेंटर। उनको सेंटर लेके गए, उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाया, मतलब बिना पोर्टफोलियो का। और ये 52 और 57 के 2 इलेक्शन, बल्कि 57 और 62 के 2 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, ये शास्त्री जी उसके पूरी तरह से उन्होंने उसको ड्राइव किया था। और एक बड़ा कारण ये भी था कि जब मुरारजी भाई और शास्त्री जी के बीच ये आ गया कि नहीं अब तो इलेक्शन ही होगा, तो मुरारजी भाई को इसलिए वापस होना पड़ा कि उनको पता था कि जो संगठन है उसमें शास्त्री जी की ज्यादा पकड़ है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नेहरू को भी पता था कि मेरे बात कौन, वो कहे नहीं थे, लेकिन वो शास्त्री को हरदम डेवलप करते रहे। वो कश्मीर भेजे जब इतना मसला फंसा था, शास्त्री को उन्होंने हरदम इस तरह से डेवलप किया कि मेरे बात कौन। ये कौन करता है, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि शास्त्री तो उतने भद्र वो नहीं थे। शास्त्री, जैसे नेहरू के लिए कहा जाता है ना कि बहुत ही दूसरे तरह का टेस्ट था, म्यूजिक, अच्छा खाना, ये शास्त्री तो बिल्कुल ही दूसरे एक वो छोर के व्यक्ति थे। थोड़ा ये इसको कैसे नेहरू को अच्छा लगता था कि शास्त्री ऐसे लोगों के हाथ में देश जाना चाहिए, मैं थोड़ा ये भी समझना चाहूंगा।
अगर इलाहाबाद के संदर्भ में इसको समझा जाए तो शास्त्री जी आनंद भवन में नेहरू जी के साथ एक बहुत लंबा समय बिताया था उन्होंने, फ्रीडम मूवमेंट के बाद, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। और वो संगठन निर्माण और संघर्ष का समय था जब शास्त्री जी को उन्होंने बिल्कुल ट्यूटरिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनको नेतृत्व निर्माण और संगठन निर्माण के लिए दक्ष किया। और शास्त्री जी नहीं थे उस समय, शास्त्री जी को प्रभावित करने वाले लोहिया जी भी थे और आचार्य नरेंद्र देव जी भी थे जो आनंद भवन में रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेहरू जी का जो समावेशी जो पूरा व्यक्तित्व था वो भारत के बहुलतावादी समाज को पहचानने और समझने की दिन थी। नेहरू जी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 3259 दिन फ्रीडम मूवमेंट में जेल में रहे। और उनकी 2 पुस्तकें आप देखें जिससे लग रहा कि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सारी दुनिया में युद्ध विरोधी अभियानों का वो नेतृत्व कर रहे थे। देश के अंदर बहुलतावादी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके बुनियाद पर खड़ी सियासत को आगे बढ़ा रहे थे। और उसी समय उन्होंने इस देश के इतिहास और संस्कृति और परंपरा की पुस्तकों का अध्ययन भी किया। उनकी 2 किताबें अगर आप देख लें, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उससे वो जो निकालना चाह रहे थे वो यही था कि भारत का समाज जो है उसको, उसमें सारे विचारधाराओं को, सारे विचार स्रोतों को, दर्शन को आप एक साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप एक नेशनल मूवमेंट नहीं खड़ा कर सकते। और शास्त्री जी में खूबी थी। शास्त्री जी के बारे में सभी जानते हैं कि रामनगर में उनके पास गंगा जी को नाव को पैसा नहीं था, तैर के जाते थे शास्त्री जी। उसके अलावा शास्त्री जी ने इलाहाबाद के गांव में, कोरांव में, मेजा में, करचना में, नेहरू जी ने इनको किसानों का संगठन बनाने के लिए जिम्मेदारी थी। तो बहुत जमीनी स्तर पर उन्होंने शास्त्री जी को काम करते हुए और निस्वार्थ भाव से काम करते हुए देखा। शास्त्री जी का कोई ऐसा जीवन नहीं था जिसमें उनको लगे कि इनके पास भी कोई आनंद भवन है, इनके पास भी कोई कोठी और महल है। एक बहुत साधारण व्यक्ति की तरह से थे। और ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय राजनीति में ले जाकर बैठाना जहां पर फ्रीडम मूवमेंट की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो, जहां मौलाना आजाद हो, जहां पर जाकिर हुसैन हो, जहां पटेल हो, सुभाष बाबू जैसे लोग जहां पर हो, वहां उस परंपरा में शास्त्री जी को बैठाना ये नेहरू जी के महानता का परिचय। एक चीज मैं और बताऊंगा, जब इलेक्शन कमीशन बना और भारत में पहला सामान्य निर्वाचन की बात हुई तो सारे विद्वानों ने, इवन कैबिनेट में भी इस बात पर एका नहीं थी कि भारत इतना पिछड़ा हुआ है, संसाधन इतने कमजोर हैं, आवागमन के इतने दुर्गम रास्ते हैं, इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार भारत को नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सबको वोट होने का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। नेहरू जी अकेले आदमी थे जो पूरे कैबिनेट में लड़ा इन्होंने और पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने अपने अधिकारियों से बहस किया कि चाहे वो सुदूर प्रांत हो, चाहे वो दक्षिण का इलाका हो, चाहे उत्तर पूर्व का इलाका हो, सारे जगह पे एडल्ट फ्रेंचाइज हर वयस्क को मताधिकार दिया जाना चाहिए। ये रामचंद्र गुहा ने अपने किताब में इसको बहुत डिटेल से लिखा है कि एक ऐसी बड़ी उपलब्धि थी जिसको पंडित नेहरू ने, जिसको जमहूरियत की बिल्कुल जमीनी बुनियाद, उनकी सोच ऐसी थी। ऐसी सोच न होती तो चाइना के डिबैकल के बाद वो पार्लियामेंट का सेशन न बुलाते। आज सामान्य घटनाओं में 9-9 साल तक प्रधानमंत्री जी हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे और वो संसद, उतने भारी विपक्षी नेता जो नेहरू जी की खाल खींचने के लिए हर जगह तैयार, हर चौराहे पे बोलने को तैयार, उनको सामना करने की जिस तरह से जीवन था नेहरू जी का, वो सिर्फ इस देश का जो कल्चरल इथोस था, इस देश की जो सांस्कृतिक परंपरा थी, उसको उन्होंने आत्मसात किया हुआ था। और इसीलिए शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जरूर तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से 59 के आसपास थी, लेकिन इंदिरा गांधी कभी प्रोमिनेंट नहीं थी। उनके हस्बैंड तो नेहरू जी के नीतियों के खिलाफ संसद में बोलते थे, फिरोज गांधी। तो नेहरू जी डेमोक्रेसी की सारी स्पेस को ओपन रख के चल रहे थे। नेहरू जी अपने पार्टी
के अंदर ही एक विपक्ष लेकर चलते थे। जी जी जी। मैं विजय जी, आज थोड़ा आपको, आपकी जगह हम लोग, प्रोफेसर साहब आए। प्रोफेसर साहब, एक अजीत झा साहब से एक और प्रश्न है, हमारे एक दर्शक का प्रश्न है, क्योंकि मुझे जितना पता है नेहरू जी की जो प्रॉपर्टी थी, जो भी था, वो उन्होंने देश को बाद में दे दिया, एक ट्रस्ट बना के। आनंद भवन और बगल में जो दूसरा कौन सा राय साहब, वो आनंद भवन के बगल वाले भवन का नाम क्या है? स्वराज भवन। स्वराज भवन दे दिया। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि नेहरू जी ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी भारत सरकार को चलाने के लिए दान दिए थे क्या? कोई ऐसा, मुझे क्योंकि मेरे याद में ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दी थी जिससे भारत सरकार कभी चलाने की बात थी, मेरे जानकारी में नहीं है। इतिहास के और राजनीति के और किसी पुस्तकों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। जिस तरह से आज वो राजदंड का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, जिसको लोग आनंद भवन में मतलब स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत सुन के शर्म आती है कि हजारों करोड़ की आज उसकी कीमत है स्वराज भवन और आनंद भवन, उसके पीछे का कमला नेहरू हॉस्पिटल उस ट्रस्ट को दिए, और उस परिवार पे नेशनल हेराल्ड के 10 लाख और 5 लाख के गबन का चार्ज लगा के उनको ईडी के सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि हम फकीर हैं, हम झोला उठा के चले जाएंगे, वो हजारों करोड़ की संपत्ति जिसने एक कलम से इंदिरा जी ने देश को दान कर दिया, उस पर यह आरोप लगा रहा उनकी संततियों पे कि ये 10 लाख रुपए का घोटाला नेशनल हेराल्ड में किए हैं। तो नेहरू जी की कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी जिसका कोई सूद वो वसूलते थे देश से जो है। जी।